तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम तेंजू होता है वो ये सोचता है कि ये दुनिया उसे पसंद नहीं करती, मगर वो अपने आप को ये सोचकर दिलासा देता है कि उसे इस दुनिया के अंदर जीने का एक मौका मिला और साथ ही साथ वो सबकी मदद कर कर इस दुनिया की नजरों में आना चाहता है। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर जाती है जो कि एक अकेली लड़की को देखकर उसका फायदा उठाना चाहते थे। तो तेंजू वहां पर जाकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो लोग तेंजू की तरफ देखते हैं तब हमें बताया जाता है कि तेंजू तो काफी ज्यादा मोटा, बदसूरत और साथ ही साथ काफी छोटी हाइट वाला है और इतने ज्यादा बदसूरत इंसान को इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए देख उन गुंडों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेंजू को वहां पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और वो लोग तेंजू को तब तक मारते रहते हैं जब तक कि वहां पर पुलिस नहीं आती, और जैसे ही पुलिस वहां पर आती है वो सभी के सभी लोग वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और वो लड़की वहां पर तेंजू की मदद करने की कोशिश करती है, मगर तेंजू उस लड़की को मना कर वहां से चले जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि तेंजू के साथ आज जो कुछ भी हुआ है वो उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा, वो ये सब कुछ अपने बचपन से ही झेलता हुआ आ रहा है और यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी उसके बदसूरत होने की वजह से उसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तेंजू जो कि एक काफी अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसे अपनी जिंदगी के अंदर कभी वो प्यार नहीं मिला जो कि उसके भाई बहनों को मिला करता था, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके भाई बहन दिखने में काफी अच्छे हैं और उसकी फैमिली के अंदर सिर्फ उसके दादाजी ही थे जो कि तेंजू से काफी ज्यादा प्यार करते थे। और उन्हीं की कही हुई बातों को सुनकर तेंजू आज भी सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करता है और तेंजू के दादाजी की डेथ के बाद उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी तेंजू के नाम कर दी और उसके दादाजी के बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसके पेरेंट्स चाहकर भी उससे वो प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसके माँ बाप उसे वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद तेंजू पार्ट टाइम जॉब करता है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि आज तेंजू के मिडिल स्कूल की फेयरवेल सेरेमनी है और आज के दिन सभी के सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को अगले स्कूल के अंदर जाने की गुड विशेस दे रहे होते हैं, मगर मिडिल स्कूल के आखिरी दिन पर भी तेंजू को सिर्फ गालियां ही मिली होती हैं और स्कूल खत्म हो जाने के बाद स्कूल के बुलीज उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारते हैं, मगर सभी के सभी स्टूडेंट्स उसे बचाने के बजाय उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि आज तेंजू को जॉब से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो जॉब पे जाने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका था, जिसके बाद घर पर आकर तेंजू काफी ज्यादा उदास हो जाता है और गुस्से में आकर वो अपने घर के शीशों और दीवारों पर मुक्के मारने लगता है, मगर ऐसा करते हुए वो अपने घर के अंदर छुपे एक सीक्रेट रूम के अंदर जाकर गिर जाता है। और उसके वहां पर जाने के बाद हमें बताया जाता है कि तेंजू के दादा को दुनिया को एक्सप्लोर करने का काफी ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से वो जिस भी देश के अंदर जाते वो वहां से कुछ न कुछ सामान लेकर आया करते थे और वहां पर पड़ा इतना सारा सामान ये दिखाता है कि तेंजू के दादा पूरी की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर चुके थे। मगर तेंजू जब उस वाले कमरे को थोड़ा ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि वहां पर तो एक और दरवाजा है, और जब वो उस दरवाजे को खोलता है तब वो देखता है कि उस कमरे के अंदर तो एक और कमरा है, और जैसे ही तेंजू उस कमरे के अंदर अपना पैर रखता है उसके चेहरे के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, और जब तेंजू उसे थोड़ा ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जैसे ही तेंजू उन सभी के सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है उसके सामने उसके स्टैट्स आ जाते हैं, मगर इस वर्ल्ड के अंदर भी उसके स्टैट्स सिर्फ लेवल 1 के ही होते हैं, मगर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी आसानी से बढ़ाए भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ तेंजू को द मास्टर ऑफ रूम एंड द मास्टर ऑफ डोर की स्किल भी मिलती है, जिसके हिसाब से कोई भी उसकी बिना परमिशन के इस रूम के अंदर नहीं आ सकता। और साथ ही साथ तेंजू जब अपने सामने वाली खिड़की को खोलता है तब उसे पता चलता है कि ये कमरा तो एक पूरी की पूरी नई दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसके बाद तेंजू टेबल पर पड़े एक लेटर को देखता है जो कि इस घर के रियल ओनर ने लिखा होता है, और जब तेंजू उस लेटर को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि इस घर का ओनर तो एक जादूगर था और साथ ही साथ वो बूढ़ा होने की वजह से कभी भी मर सकता था, जिसकी वजह से उसने इस घर की ओनरशिप उस इंसान को दे दी है जो भी इसे पहले ढूंढेगा। और साथ ही साथ उस लेटर के अंदर ये भी लिखा होता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद तेंजू को उस कमरे के अंदर पड़े काफी सारे वेपन्स मिलते हैं, और जैसे ही तेंजू एक स्वॉर्ड को अपने घर से बाहर लेके जाता है उसे यूज करने की स्किल मिल जाती है, जिसकी वजह से वो एक एक करके सभी के सभी वेपन्स को बाहर ले जाने लगता है। और जैसे ही तेंजू सभी के सभी वेपन्स को बाहर लेके आ चुका होता है उसको उन सभी की स्किल मिल जाती है, पर तभी इतने सारे वेपन की स्किल को सीखने की वजह से उसे एक मार्शल आर्ट की स्पेशल स्किल मिलती है। और साथ ही साथ तेंजू को वहां पर एक आइटम बॉक्स भी मिला होता है जिसके अंदर तेंजू अपने सबके सभी वेपन्स को रख रहा होता है, लेकिन तभी तेंजू को देखकर वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उस घर के घेरे में लगी फेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये घर उसके पुराने ओनर के मैजिक से प्रोटेक्टेड है। और तभी तेंजू के सामने उस डीमन के स्टैट्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि इस डीमन का नाम ब्लड ओग्रे है और साथ ही साथ इसका लेवल भी 300 होता है। पर तभी उसी के बाद वो डीमन एक पेड़ उखाड़कर तेंजू की तरफ फेंक के मारता है, मगर इसकी वजह से उस बैरियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद तेंजू मजाक मजाक में उस मैजिशियन का भाला उस डीमन के ऊपर फेंक के मारता है और वो डीमन उस भाले के एक ही अटैक से वहां पर मारा जाता है। ये देखकर तेंजू वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, मगर उस डीमन को मारने की वजह से तेंजू का लेवल 100 हो चुका था और उसके स्टैट्स भी 1000 प्लस हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इस दुनिया के डीमंस को मारने की वजह से उनसे जो भी सामान मिलता है उसको बेच के तेंजू पैसे
भी ले सकता है। और उसके बाद तेंजू जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर कदम रखता है, उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं और उन चेंजेस की वजह से तेंजू को वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। मगर जब तेंजू अगले दिन अपनी नींद से उठता है तब वो देखता है इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा फिट और उसकी हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मगर तेंजू अपनी शक्ल शीशे के अंदर नहीं देख पाता क्योंकि शीशा तो उसने कल रात को ही तोड़ दिया था। मगर तेंजू इस बात के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करता क्योंकि वो अपनी बदसूरत शक्ल को फिर से नहीं देखना चाहता था। उसके बाद तेंजू जब फिर से दूसरी दुनिया के अंदर जाता है तब वहाँ पर उसे अपने नाप के कपड़े मिल जाते हैं। और जब तेंजू उस छोटी सी झोपड़ी के साइड वाले खेत को देखता है तब उसे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर तो काफी अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं और उनमें से एक पौधा तो ऐसा है जो कि किसी भी जख्म को ठीक कर सकता है। पर उसी के बाद वहाँ पर एक 200 लेवल का स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है जिसको तेंजू वहाँ पर वापस से एक ही हिट के अंदर खत्म कर देता है। और उस मॉन्स्टर को वहाँ पर हराने के बाद तेंजू को वहाँ पर एक नेकलेस मिलता है जिसको वो वहाँ पर पहन लेता है। और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से उसे वहाँ पर एक जेली भी मिली होती है जिसको वो वहाँ पर खा लेता है और बाकी के बचे कुछ आइटम्स को वो पैसों के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और उन्हीं पैसों से तेंजू अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म सिलवा लेता है। और तेंजू अपनी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा खुश पहली बार हो रहा था जिसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड के बारे में तो बिल्कुल ही भूल चुका था, जिसकी वजह से वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दूसरी दुनिया के अंदर ही बिताने लगता है। मगर तेंजू को ये भी पता होता है कि वो इस दुनिया के अंदर कितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाए वो रियल वर्ल्ड के लिए एक लूजर ही रहेगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि आज से तेंजू का हाई स्कूल स्टार्ट हो चुका है और हमें ये भी बताया जाता है कि तेंजू अपना हाई स्कूल भी उसी स्कूल से कर रहा है जिसके अंदर उसने मिड स्कूल करा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तेंजू की खूबसूरती को देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, मगर तेंजू को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेंजू जब अपनी क्लास के अंदर जाकर बैठता है तो जो लोग उसे पहले बुली करा करते थे वो भी उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि तेंजू तो कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। मगर जब सभी लोगों को पता चलता है कि ये तो वही मोटा बदसूरत तेंजू है तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी लोगों को इतना ज्यादा हैरान देख तेंजू भी अपनी शक्ल को देखने के लिए वॉशरूम में चले जाता है और वॉशरूम में जाकर जब वो भी अपनी शक्ल को पहली बार देखता है तो वो भी अपने आप को पहचान नहीं पाता। उसके बाद हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जो लोग तेंजू को पसंद नहीं करते उन सभी के सभी लोगों ने तेंजू को घेर लिया होता है और उन सभी लोगों की भीड़ के अंदर तेंजू के खुद के भाई बहन तक होते हैं और वो सभी के सभी लोग ये जानना चाहते थे कि तेंजू इन कुछ महीनों के अंदर इतना ज्यादा कैसे बदल गया। मगर यहाँ पर तेंजू सोच रहा होता है कि उसकी कही हुई बात तो यहाँ पर बिल्कुल सच हो गई कि उस दुनिया के अंदर वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाए इस दुनिया के लिए वो हमेशा लूजर ही रहेगा। पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसको तेंजू ने स्टार्टिंग में कुछ गुंडों से बचाया होता है, मगर तेंजू को ये लड़की अच्छी तरीके से याद नहीं होती तो वो लड़की तेंजू को याद दिलाती है कि उसने उसे कुछ गुंडों से बचाया होता है। ये सुनकर तेंजू को भी वहाँ पर सब कुछ याद आ जाता है, मगर तेंजू उस लड़की से पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता, तो वो लड़की तेंजू को बताती है कि वो उस दिन उसे थैंक यू नहीं कर पाई थी जिसकी वजह से उसे तेंजू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और साथ ही साथ वो तेंजू को ओशिया अकेडमी के अंदर एडमिशन दिलवाना चाहती है। पर तभी वहाँ पर तेंजू के दोनों भाई बहन नोटिस करते हैं कि इस लड़की ने तो ओशिया अकेडमी की यूनिफॉर्म पहन रखी है जो कि एक सुपर इलाइट स्कूल है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम काओरी होजो है जो कि ओशिया अकेडमी स्कूल के काउंसिल ऑफिसर और साथ ही साथ चेयरमैन की बेटी है। और यहाँ पर काओरी तेंजू को बताती है कि उसके पापा ही चाहते हैं कि तेंजू उनके स्कूल के अंदर एडमिशन ले। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ओशिया अकेडमी स्कूल जापान के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है जहाँ पर स्टूडेंट अपनी पसंदीदा फील्ड के अंदर परफेक्ट होने के लिए आते हैं और साथ ही साथ इस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर एकदम ब्राइट होता है। मगर तेंजू ये सब जानते हुए भी काओरी को यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि तेंजू अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता। ये सुनकर तेंजू के दोनों भाई बहन उसकी बेइज्जती करते हुए अकेडमी को ज्वाइन करने की बात करते हैं, मगर हाउजो इन दोनों की बेइज्जती करते हुए उन दोनों को मना कर देती है और वो उन्हें बताती है कि जब वो तेंजू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उसे पता चला कि तेंजू के दोनों भाई बहन भी उसे बाकी सभी लोगों की तरह बुली करा करते थे और जब तेंजू को मारा जाता था तब वो दोनों के दोनों उसे दूर से देखा करते थे। और साथ ही साथ हाउजो यहाँ पर ये भी कहती है कि ओशिया अकेडमी के लिए स्टूडेंट्स के ग्रेड से ज्यादा उसका अच्छा स्वभाव जरूरी है, इसीलिए वो तेंजू को अपने साथ जबरदस्ती ओशिया अकेडमी के अंदर लेके चले जाती है। और इतने बड़े स्कूल को अपने आगे देख के तेंजू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन ही मन ये सोच रहा होता है कि वो स्कूल के बच्चों से बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाएगा। और स्कूल के अंदर जाने के बाद तेंजू चेयरमैन यानी होजो के फादर से मिलता है और जैसे ही तेंजू वहाँ पर बैठता है होजो के फादर उसके आगे अपना सिर झुकाकर उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे धन्यवाद करते हैं। ये देखकर तेंजू ने ऐसा करने से मना करता है, पर तभी होजो वहाँ पर तेंजू से कहती है कि तुम्हें तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोगों में से मुझे बचाने के लिए सिर्फ तुम ही आगे आए। और इसी चीज की वजह से होजो के फादर उसे स्कूल के अंदर एडमिशन देना चाहते हैं और साथ ही साथ होजो के फादर ये भी कहते हैं कि तुम्हें ट्यूशन की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर इतना सब कुछ सोचने के बाद भी तेंजू अपने आप को मना नहीं पा रहा था कि वो जीनियस लोगों के स्कूल के अंदर पढ़ सकता है। तो होजो के फादर तेंजू से पूछते हैं कि तुम्हारी नजर में जीनियस कौन होता है, तो तेंजू ने बताता है कि जीनियस एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ कर सकता है। मगर होजो के फादर का इस चीज के ऊपर नजरिया काफी ज्यादा अलग होता है क्योंकि एक जीनियस इंसान हम सभी
लोगों से अलग नहीं होता, बस उनके काम करने का तरीका उसे हम लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि एक जीनियस इंसान हर एक काम को बड़ी बारीकी से नापता है और उसे काफी आसान तरीके से करने की कोशिश करता है, और यही चीज उसे हम करोड़ों लोगों के बीच में से अलग बनाती है। मगर ये भी सच है कि मेहनत टैलेंट को नहीं हरा सकती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई टैलेंटेड बच्चा मेहनत करना ना छोड़े। और जब तेंजू इस अकेडमी के अंदर एडमिशन लेगा तब उसे भी काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और होजो के फादर की ये सारी बातें सुनकर तेंजू को न जाने क्यों अपने ग्रैंडफादर की याद आ रही होती है। पर तभी वहाँ पर दुनिया की सबसे अच्छी साइंटिस्ट और स्कूल की सबसे बढ़िया साइंस टीचर सबादा मैडम वहाँ पर आती है। होजो के फादर ने सबादा मैडम को वहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो तेंजू का टेस्ट ले सके। उसके बाद हमें क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि तेंजू क्लास के अंदर जाने से काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, बल्कि उसने मन ही मन ये तक सोच लिया होता है कि अगर थोड़ी सी भी बात बिगड़ी तो वो अपने पुराने स्कूल के अंदर वापस चले जाएगा। और उसके बाद तेंजू काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे करके क्लास के अंदर चले जाता है, और क्लास के अंदर जाते के साथ ही वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। और तेंजू का इंट्रोडक्शन देते समय पूरी की पूरी क्लास काफी ज्यादा शांत हो चुकी थी। ये देखकर तेंजू तो अपने आप को बेवकूफ समझ रहा होता है, मगर असल बात तो ये थी कि पूरी की पूरी क्लास उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो चुकी थी। उसके बाद सबादा मैडम तेंजू को विंडो सीट के लास्ट कॉर्नर पर बिठा देती है, मगर तेंजू के पास वहाँ पर पढ़ने के लिए बुक नहीं होती, इसलिए सबादा मैडम उसके साइड वाली लड़की से शेयर करने के लिए कहती है। और सबादा मैडम के ये कहते के साथ ही उसके साइड वाली लड़की अपनी बेंच को उससे ज्वाइन कर देती है। उसके बाद तेंजू उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की एक इंट्रोवर्ट थी, जिसकी वजह से तेंजू को लगता है कि वो लड़की उसे पसंद नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउजो को तेंजू की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, मगर तेंजू को तो अपनी क्लास के अंदर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और उसे सब कुछ काफी अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा होता है। उसके बाद हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर सभी के सभी बच्चों ने तेंजू को घेर लिया होता है, और वो सभी के सभी बच्चे तेंजू से वहाँ पर काफी सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर एक रियो नाम का लड़का आता है, जो कि बात करने में काफी ज्यादा अच्छा होता है, और वो लड़का वहाँ पर आकर सभी के सभी बच्चों को तेंजू की डेस्क से हटा देता है। ये देखकर तेंजू काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो साथ ही साथ उसको थैंक यू भी कहता है। जिसके बाद रियो तेंजू को अपने साथ लंच खाने के लिए इनवाइट करता है, और जब तेंजू रियो के साथ कैंटीन में जाता है तब वो वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि स्कूल का खाना सस्ता होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा बढ़िया भी होता है, और साथ ही साथ सभी के सभी बच्चों को हर खाने के साथ एक स्पेशल आइटम फ्री मिलता है। और जब वो दोनों के दोनों खाना खरीद लेते हैं तब रियो का दोस्त श्रिंगो उन्हें अपने पास बुलाता है, और जब वो दोनों के दोनों वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं तब हमें बताया जाता है कि श्रिंगो भी उनकी ही क्लास का एक स्टूडेंट है। और साथ ही साथ तेंजू ये भी देखकर हैरान होता है कि उन दोनों के बीच में एनीमे की बात चल रही होती है, क्योंकि तेंजू को लगा था कि इस स्कूल के बच्चों को एनीमे और कार्टून के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर जब तेंजू अपने आसपास देखता है तब वो देखता है कि सभी के सभी बच्चे उसी को ही घूर रहे होते हैं। तेंजू को लग रहा होता है कि ये सब उसके यूनिफॉर्म की वजह से है, क्योंकि उसी ने यहाँ पर सबसे अलग कपड़े पहने होते हैं। मगर रियो उसका ये डाउट क्लियर कर देता है और उसे बताता है कि ये सब उसके चेहरे की वजह से है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। उसके बाद रियो तेंजू से पूछता है कि वो कौन से क्लब के अंदर है, तो तेंजू रियो को बताता है कि वो अभी किसी भी क्लब के अंदर नहीं है, क्योंकि उसने स्कूल को अभी अभी ज्वाइन करा है। फिर रियो तेंजू को बताता है कि वो स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए उसे काफी सारे स्पोर्ट्स क्लब से ऑफर आते रहते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन में आके उसने होम क्लब को ज्वाइन कर रखा है। उसके बाद तेंजू श्रिंगो से पूछता है कि तुम कौन से क्लब के अंदर हो, तो श्रिंगो से बताता है कि वो तो वीडियो गेम क्लब का मेंबर है। तो तेंजू श्रिंगो से पूछता है कि तुम स्कूल के अंदर वीडियो गेम कैसे लेके आ गए। फिर श्रिंगो तेंजू को बताता है कि स्कूल के अंदर फोन और वीडियो गेम ला सकते हैं, क्योंकि टीचर को स्टूडेंट्स के ऊपर भरोसा है कि वो उन्हें क्लास के बीच में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर तेंजू वापस से चेयरमैन से मिलने के लिए बैठा होता है, और तेंजू चेयरमैन से उनके स्कूल की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है, मगर फिर भी तेंजू लास्ट के अंदर एडमिशन के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को इतना ज्यादा काबिल नहीं समझता। उसके बाद हमें चेयरमैन के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर होजो तेंजू का वेट कर रही होती है, क्योंकि वो तेंजू के लिए फाइनल डिसीजन को जानना चाहती थी। और बाहर आने के बाद तेंजू होजो से कहता है कि वो पूरी तरीके से श्योर तो नहीं है, मगर वो स्कूल के अंदर वापस से आना चाहेगा। उसके बाद होजो और तेंजू दोनों ही बातें करते हुए मार्केट के अंदर आ जाते हैं, और होजो भी अपनी जिंदगी के अंदर इस मार्केट के अंदर पहली बार आई होती है, क्योंकि इससे पहले होजो के पास ऐसा कोई इंसान था ही नहीं जिसके साथ वो यहाँ पर आ सके, और यहाँ पर वो सिर्फ तेंजू के साथ ही आई होती है। ये सुनकर तेंजू वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, और टॉपिक को चेंज करने के लिए वो उसे आइसक्रीम की ट्रीट देता है, और उन दोनों के दोनों को ये आइसक्रीम काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों एक ही बात को एक साथ बोलते हैं। तेंजू को इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था, मगर वो ये सोचने लगता है कि क्या होगा अगर इस आइसक्रीम को खाने की वजह से उसका पेट वापस से पहले की तरह बाहर आ जाए। और ये सोचते सोचते तेंजू को एकदम से याद आता है कि उसे होजो से पूछना भी था कि उसने उसे वहाँ पर कैसे पहचान लिया, क्योंकि पिछली मुलाकात के अंदर और अब की मुलाकात के अंदर तेंजू काफी ज्यादा बदल चुका है। तो होजो तेंजू को बताती है कि उसने उसे वहाँ पर उसकी आंखों से पहचाना था, क्योंकि उसकी आंखों के अंदर अभी भी वही मासूमियत झलकती है। मगर होजो तेंजू से एक बात पर गुस्सा हो जाती है कि वो उसे अभी भी उसके दूसरे नाम
नाम से बुलाता है। वो चाहती है कि तेंजू उसे उसके पहले नाम से यानी काओरी कह के पुकारे। ये सुनकर तेंजू वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि जापान के अंदर लड़की को उसके पहले नाम से सिर्फ उसका प्रेमी या फिर पति बुलाता है। तो गाइज अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। और पिछले हफ्ते के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि एक्सपोर्टिंग ग्लिच की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए